तो e टू दी पावर y इज इक्वल्स टू x हो जाता है। जैसे सपोज मैंने कहा log बेस 5 125 इक्वल टू 3 है, तो जब आप इसको एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करोगे तो 5 ऊपर बेस बनेगा जाकर, 3 उसका एक्सपोनेंट बनेगा और 125 इधर शिफ्ट हो जाएगा इस तरह से। तो ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है, तो हम इसमें यही प्रॉपर्टी लगाएंगे। देखो इसका बेस e है यहाँ पे, तो e टू दी पावर में ये पूरी वैल्यू आ जाएगी ax प्लस by, ये पूरी वैल्यू e टू दी पावर में आ जाएगी और यहाँ पर आ जाएगा dy अपॉन dx। अब आप इसमें वेरिएबल सेपरेट कैसे करोगे ये बताओ, इतना तो मैंने आपको करके दे दिया। मल्टीप्लाई होगा e टू द पावर ax into e टू द पावर by। यस, आप e टू दी पावर ax और by को टर्म टू टर्म ब्रेक कर लोगे, तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में अगर हम जाते हैं तो e टू दी पावर ax इनटू में हो जाएगा e टू दी पावर by और इधर आएगा आपका dy अपॉन dx। अब आप मेरे को बताएं dy के साथ क्या आएगा और dx के साथ क्या आएगा। चलो मैंने सेपरेट कर दिया, सपोज करो 1/8 पावर by। राइट, ये 1 अपॉन ई टू दी पावर by तो डिवाइड में गया, देखो इधर dy के, और dx इसके पास आ गया इधर क्रॉस मल्टीप्लाई में, ये इस तरह से हो गया। अब हमने दोनों साइड इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया। अब ये और बता दो 1 अपॉन ई टू दी पावर by का प्रिमिटिव क्या होता है, ये कैसे निकलेगा। e पर माइनस और ऊपर ले जाएंगे माइनस की पावर हो जाएगी। तो एक काम करें, सीधा कर देते हैं। देखो e टू दी पावर माइनस by का प्रिमिटिव e टू दी पावर माइनस by हो जाएगा, अपॉन में भी कुछ आएगा वो बता दो। माइनस बी माइनस b आएगा, और इधर क्या आएगा e टू दी पावर ax का प्रिमिटिव e टू दी पावर ax अपॉन a हो जाएगा, राइट। और हम प्लस c जनरली x वाली साइड की तरफ लगाते हैं। अब इसको और छेड़ने की जरूरत नहीं है, ये आपका फुल एंड फाइनल आंसर मान लिया जाएगा। आरडी में भी यही दिया हुआ है। तो ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन समझो आप, इसको आप इंपॉर्टेंट भी मार्क कर सकते हो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि छोटा है और लॉजिक इसमें लगा है। हमारा लॉजिक क्या लगा है, लॉगरिथम फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करने का लॉजिक मालूम होना चाहिए। तो e ऊपर लाए, ax प्लस by पूरा पावर में गया, लॉग की वैल्यू इधर सामने शिफ्ट हो गई dy बाई dx, फिर e टू दी पावर को ब्रेक करके मल्टीप्लाई में लिखा, e by dy के नीचे गया और dx या क्रॉस मल्टीप्लाई में e ax के साथ, ठीक है। फिर ये e by ऊपर आके इंटीग्रेट हो गया, दैट्स ऑल, डन। आगे चले, अगर कोई प्रॉब्लम है तो भी पूछ लेना। यस ठीक है, ओके। सेकंड क्वेश्चन ट्राई करो, थोड़ी सी इसकी वो भी करानी है मुझे प्रॉब्लम्स। सेकंड क्वेश्चन है x ब्रैकेट x dy माइनस y dx ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू y dx। और यहाँ पे ना ये कि कोलन के बाद एक कंडीशन दी हुई है, इसको बताऊंगा आपको क्या करना है। y ब्रैकेट 1 इज इक्वल्स टू 1, ये आपका एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन दिया हुआ है कि अगर ये जो ब्रैकेट में होती है ना, ये होती है x की वैल्यू और ये y की वैल्यू सामने इक्वल दी हुई है। तो इसका मीनिंग ये होता है अगर x 1 होगा तो y भी 1 होगा। इसको हम अपने जनरल सॉल्यूशन में लास्ट में यूज करेंगे। तो पहले तो भैया आप इसको जरा वेरिएबल सेपरेट करके बताओ, पहला काम तो ये करो। x square dy is equal to y minus xy dx। एक्स स्क्वायर नहीं, dy के साथ तो वेरिएबल सेपरेट करके बताओगे ना, dy के साथ आपको वेरिएबल सेपरेट करने होंगे ना, मतलब dy के साथ आप मुझे y के फंक्शन बोलोगे। वन बाय वाई डी वाई, ठीक है, और उधर dx के साथ एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक लग रहा है सुनने में तो मेरे को ये। तो फिर एक काम करो, इंटीग्रेशन का साइन लगाओ और जरा खुद करके देखो इंटीग्रेशन। एक्स प्लस 1 सर, एक्स प्लस 1 माइनस x प्लस 1, ओके। अनसॉल्व है मेरे पास, मुझे करना होगा, एक बार आप सब लोग करके देख लो। पहला काम है वेरिएबल्स को सेपरेट करना, ब्रैकेट खोलना पड़ेगा, dx को एक साइड पे ले जाना पड़ेगा क्योंकि मुझे तो 2 dx नजर आ रहे हैं। उसके बाद वेरिएबल जब सेपरेट हो जाएंगे तो इंटीग्रेशन का साइन लगा लेंगे। ये तो मैंने सिंपली ब्रैकेट खोला है अभी। अब ये 2 dx है तो इस xy dx को उधर ले जाके प्लस कर लेते हैं, ये y dx में इधर आके प्लस हो गया xy dx, ठीक है। अब आपने क्या किया, इसमें से y dx कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे रह गया 1 प्लस एक्स और उधर चल रहा है एक्स स्क्वायर डी वाई। अब आराम से वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे, डी वाई के डिवाइड में y आ जाएगा, ये ठीक बताया गौरिका ने। इसका मतलब यहाँ 1 प्लस एक्स और डी एक्स रहेंगे और उसके डिवाइड में ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा।
ठीक है जी, बिल्कुल। यहाँ तक आपको मार्क्स मिलेंगे। अगर हम बोर्ड में इस कॉपी को सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पे मार्क्स मिलेंगे आपको यहाँ तक बनाने के। अब बस ये और बता दो, एक साइड का मैं कर देता हूँ, एक साइड का आप कर लेना। पहले मेरी बारी है, मैंने कर दिया है 1/y का प्रिमिटिव log y। अब आपकी बारी है, अब आप लोग इसका प्रिमिटिव देख लो कैसे करना है भाई। सर अलग कर लेंगे तो -1/x अच्छा, प्लस log। मतलब ओके, बेस को अलग अलग कर लेते हैं, यही कह रहे हो ना, ये अलग अलग हो गया बेस। यस सर। चलो अब बोलो, 1/x² का प्रिमिटिव बोलो, पहले तो डायरेक्ट होता है। -1 by -1/log राइट, और ये 1/x का log x। log x। राइट, एंड लास्ट में एक ना प्लस सी कर दो। इसको सॉल्यूशन को ऐसे आप हाईलाइट कर लो, ये आपका जनरल सॉल्यूशन है, इसमें हमारा सी मिसिंग है। अब देखो सी, एक्स और वाई की वैल्यू के लिए कुछ निकालना है आपको, तो वो ये ब्रैकेट ध्यान से देखना, ये जो ब्रैकेट में वैल्यू है ना, ये ध्यान रखना एक्स की है और वाई की वैल्यू 1 है। तो यहाँ पे हमने वाई को 1 पुट किया log 1, यहाँ पे एक्स को 1 पुट किया, यहाँ पे एक्स को 1 पुट किया। log 1 की वैल्यू बता देना जरा। 0 0 इज इक्वल्स टू -1 प्लस 0 प्लस सी। यहाँ से सी की वैल्यू बता दें जरा, क्या आ रही है। -1 प्लस सी इक्वल टू 0 से सी की वैल्यू 1 हो गई ना। यस सर। बस अभी क्या करना है आपको, इस सी की वैल्यू को अपने जनरल सॉल्यूशन में पुट करके इसको बनाना है एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ फाइनल आंसर जो इसका आएगा ऊपर टॉप पे। इसका फाइनल आंसर देखो कुछ ऐसे होगा, log y इज इक्वल्स टू -1/x प्लस log x और प्लस सी की वैल्यू 1। ये आपका एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो गया। दोनों सॉल्यूशन आप हाईलाइट कर लेंगे। तो वेरिएबल को सेपरेट किया, इंटीग्रेशन किया, और जब इंटीग्रेशन होके जनरल सॉल्यूशन आ गया, उसमें आपने एक्स और वाई की वैल्यू पुट करनी है। Sir, when we'll write C as log C? Look, when you have primitives on both the sides in terms of log, for example, let's say मैंने इंटीग्रेशन किया, on one side I am getting log y plus 1, on the other side I am getting log x। ठीक है, अब कुछ बच्चे इसमें प्लस सी करके आंसर को यहाँ छोड़ देंगे, नो प्रॉब्लम, परफेक्टली ऑल राइट, बट परफेक्शन नहीं है, गलत तो नहीं है लेकिन परफेक्शन नहीं है। सो हाउ टू मेक इट परफेक्ट आंसर, तो देखो log x यहाँ पे लिखा हुआ है, लिखा रहने दो। इंस्टीड ऑफ टेकिंग c we may add log c also। अब यहाँ पे भी log में था, इधर भी log में था, तो हमने बेटर क्या समझा भी, log c ऐड कर लेते हैं। अब इन दोनों log को एक log बनाने के लिए क्या करेंगे, c और x को मल्टीप्लाई, एंड ऑन द अदर साइड log y प्लस 1 सेम रखेंगे। अब ये log log कंपेयर हो जाएगा, आई मीन टू से y प्लस 1 को हम डायरेक्टली सी एक्स ऐसे लिख देंगे। ये बेटर सॉल्यूशन है इससे कंपेयर करने में। Okay, sir. ओके, तो log c कब ऐड करेंगे, जब दोनों साइड के प्रिमिटिव में सिर्फ log आएगा। अभी मैंने देखो log c क्यों ऐड नहीं किया, क्योंकि मेरा ये -1/x भी आ रहा है, तो कुछ फायदा नहीं होगा। Okay, sir. ओके, चलिए अब आप थर्ड क्वेश्चन ट्राई करिए, फिर मैं आपको इसकी वर्ड प्रॉब्लम्स करवाऊंगा कुछ। आपकी प्रॉब्लम है x प्लस 1, ये एनसीईआरटी मिसलेनियस का क्वेश्चन है। dy/dx इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ e टू द पावर -y -1, और यहाँ पर भी आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकाल के देना है, y0 इक्वल टू 0। चलिए भाई करिए, फटाफट से करना बच्चों, बहुत जल्दी, देर देर मत लगाना। वेरिएबल सेपरेट करो, सोचो इंटीग्रेशन कैसे होगा।
हाँ जी, कुछ हुआ? Yes, sir. One. ओके, हाँ Sir, जी, done. डन। सी क्या आ रहा है आपका? सी भी निकाल लिया क्या? 1/2. चलो जो भी सी आ रहा है जरा उसको पुट करके फाइनल आंसर बताओ आप मेरे को, सी पुट करने के बाद वाला आंसर। 2 minus e to the power y whole power minus 1 is equal to x plus 1. C1 R. सी बना रहे हैं, ओके। 2 माइनस ई टू दी पावर वाई, Whole power minus 1 is equal to x plus. ओके, ये आंसर आ रहा है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। ये आंसर अगर आया तो आप इसको छोड़ सकते हो आंसर को, ठीक है। एनीबडी एल्स, या मैं बताऊं इसको? जल्दी से बताओ, आपको वैसे निश्चित पूरा आंसर मैच हो रहा है बुक से? बता दो सर। देखो, सबसे पहले आपने वेरिएबल को सेपरेट करना है, तो ये तो पूरा पूरा ब्रैकेट देखो y वाला है ना, इसको उठा के dy के नीचे रख दो बस। ट्वाइस ऑफ e टू दी पावर माइनस वाई माइनस 1, और इधर dx आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में, उधर x प्लस 1 उसके डिवाइड में आ गया। अब इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया आपने, ठीक है। ये हमारे सॉल्यूशन का फर्स्ट स्टेप है। इधर का इंटीग्रेशन तो बड़ा आसान है, देखो log x प्लस 1 करना है। क्या इधर का भी log कर सकते हैं? ये भी तो अपॉन में है, क्योंकि जैसे ये अपॉन में x प्लस 1। So e to the power minus y को अपॉन में करके यस, इसको ना लॉग मत कर देना। अभी से मैं आपसे पूछा था कि हम डायरेक्टली लॉग कर सकते हैं, डायरेक्ट नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, इसको देखो ऐसे लिख लेंगे पहले तो 2 अपॉन ई टू दी पावर वाई, क्योंकि वो माइनस पावर है। अगले स्टेप में ये एलसीएम लेके यहाँ आएगा, और ये एलसीएम वाला पार्ट ऊपर आ जाएगा डी वाई के पास, कुछ इस तरह से आ जाएगा। देखो ई टू दी पावर वाई डी वाई, और डिवाइड में यहाँ पर आ जाएगा 2 माइनस ई टू दी पावर वाई। इधर आपका लॉग एक्स प्लस 1 चल रहा है। अभी हमने सी भी कुछ ऐड नहीं करा, लास्ट में कर लेंगे। अब चेक करो, देखो इसका जो डेरिवेटिव है वो ऊपर आ रहा है, देखो 2 माइनस ई वाई का डेरिवेटिव, 2 का तो 0, ई वाई का ई वाई। अब आप कहोगे माइनस नहीं आ रहा, माइनस की प्रॉब्लम नहीं है, माइनस तो हम यहाँ पे लगा देंगे, एक बाहर लगा देंगे। अब मेरे को इसका डायरेक्ट प्रिमिटिव बोलो, क्या लिखना है? माइनस लॉग minus 2 log 2 minus e to the power 1. राइट, बिल्कुल राइट। माइनस तो बाहर आ ही गया, बाकी लॉग ये बन गया, उधर भी लॉग एक्स प्लस 1 आ गया। अभी बोलो इसमें मैं सी ऐड करूं या लॉग सी ऐड करूं, बेटर क्या होगा? लॉग C. log C. राइट, देखो हमने इसमें लॉग सी ऐड कर लिया। अब लॉग को डिसॉल्व कैसे करें? एक तो ध्यान रखना, इस लॉग के बाहर ना ये माइनस साइन है, ये वाला, इसका भूल मत जाना। जब तक ये माइनस रहेगा लॉग डिसॉल्व नहीं होगा। तो पहले काम करते हैं, इस माइनस को ठिकाने लगाते हैं। ये माइनस अगर मैं हटाऊं तो बताओ कहाँ जा सकता है? एक ही जगह पे जा सकता है, राइट। ये इधर पावर में आ सकता है, और ये पावर में इधर आ गया। देखो ये -1 ऐसे आ गया, और उधर जब दोनों लॉग ऐड हुए तो c और x प्लस 1 मल्टीप्लाई करके दिखा दो ऐसे, बस। अब ये लॉग से लॉग तो डिसॉल्व करो, सिर्फ वैल्यू वैल्यू आपस में कंपेयर करके वहीं पे आंसर को लीव कर दो, और कुछ ना सोचो उसके आगे क्या करें क्या ना करें, टाइम वेस्ट होता सोचने में फिर। तो आपने क्या किया, मैं आपको अगला स्टेप यहाँ लिख के दिखा देता हूँ। आपने अगले स्टेप में ऐसे लिख दिया आंसर को, 2 माइनस ई टू दी पावर वाई होल पावर -1 इक्वल टू एक्स प्लस 1 इंटू सी। ये रहा हमारा जनरल सॉल्यूशन। अब बताओ ये x और y की वैल्यू क्या क्या नजर आ रही है, जो कंडीशन दी हुई है इसमें? x0 y0. राइट, ये x0 y0 आप यहाँ पुट कर लो, y0 और x0, फिर यहाँ से c निकल आएगा ना, उस c को इसी जगह पे लाके रख देना, वो आपका बन जाएगा एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन। बना रहा है। हाँ, C1 आ रहा है, C को यहीं पुट कर दो, 1 वापसी, पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो गया। Yes sir, done. डन, ओके। तो मैं आगे चलता हूँ।
ठीक है, ये एनसीईआरटी मिसलेनियस का क्वेश्चन है, आप इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, ये बोर्ड में ऑलरेडी 2-3 बार आया हुआ है, इसको ना ध्यान से इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना नोटबुक में अपनी। आगे चलते हैं, आई थिंक सबको आ गया होगा। यस सर। ठीक है, अब मैं आपको ना इसकी कुछ वर्ड प्रॉब्लम करवा रहा हूँ, बोर्ड में आएंगी नहीं आएंगी मुझे नहीं पता, लेकिन देखो हमें आगे भी पढ़ाई करनी है, उसके हिसाब से चल रहा हूँ मैं, क्योंकि अब हम इसकी कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स करते हैं कि हमने डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना सीखा, उसका यूज क्या है। क्योंकि अगर आप कहीं भी किसी कोर्स में आते हो, जैसे मेडिकल लाइन में तो बहुत यूज होता है ये। एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं, लिखो, पहला क्वेश्चन लेते हैं। इन अ बैंक principal increases in a bank principal increases at the rate of 5% per year, at the rate of 5% per year. In how many years? In how many years rupees 1000 double itself? rupees 1000 double itself. अब आपको पढ़ने में लगेगा ये क्वेश्चन तो सिंपल ऐसा लग रहा है इंटरेस्ट वाला, कंपाउंड इंटरेस्ट या सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। आप ध्यान से पढ़ो, एक बैंक में प्रिंसिपल आपका जब आप पैसा डालते हो तो इंक्रीज करता है 5% हर साल। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप 4 महीने बाद पैसा निकालोगे तो आपको वो सिर्फ 1000 रुपए ही देंगे। जब आप 4 या 5 महीने बाद पैसा निकालोगे बैंक से तो ऑब्वियस है आपको इस 5% के रेट के हिसाब से कैलकुलेट करके मिलेगा। तो जैसे ही आपका अमाउंट बैंक के प्रोसेस में आ जाता है, मतलब डॉक्यूमेंटेशन वगैरह आपने कंप्लीट कर लिया, आपका अकाउंट खुल गया, आपने 1000 रुपए जमा करवा दिए, तो उस पल से ही आपके पैसे में चेंज आना शुरू हो जाता है। मार्केट के हिसाब से आपका पैसा कॉन्टिन्यूस चेंज होता है, दिन रात बदल रहा होता है। तो अब हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे भाई हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट था जैसे ही वो बैंक में गया तो वो वेरिएबल बन गया। भाई वेरिएबल क्यों बन गया, क्योंकि वो लगातार बदल रहा है, अब हर पल हर क्षण उसमें उसकी वैल्यू में लगातार चेंज हो रहा है, इजाफा हो रहा है। तो अब हम एक काम करेंगे, आपको पहले बताओ मेरी बात सही में आई जो मैंने बोला अभी तक? यस सर। Yes, sir. अच्छा, अब एक हम क्या सॉल्यूशन कैसे स्टार्ट करेंगे, सुनो, हम ये मानेंगे लेट एट टाइम टी, किसी भी टाइम टी पर जब हमने पैसा डाल दिया उसके बाद लेट करते हैं हमारा जो अमाउंट है वो पी है। भाई आपने मान लो 4 महीने बीत जाने के बाद, 5 घंटे बीत जाने के बाद, 30 मिनट बीत जाने के बाद अपना पैसा चेक किया ऑनलाइन, मान लो ट्रेडिंग में चला गया है, तो ये पैसा आपको दिख रहा होगा ये लगातार चेंज हो रहा है। जैसा आप देखते हो ना निफ्टी वगैरह सेंसेक्स वगैरह के रेट फटाफट चेंज हो रहे होते हैं, हर पल चेंज होते हैं, अब तक मार्केट खुला रहता है। तो मान लो आपका पैसा भी इस तरह से चेंज हो रहा होगा। तो ये बताओ पी कांस्टेंट है या वेरिएबल है, ये जो मैंने पी लिया है कांस्टेंट। क्या ये नहीं बदल रहा होगा? Variable. ये वेरिएबल है गौरिका। देखो हमने तो 1000 रुपए डाले थे, ठीक है, जो हमारा इनिशियल अमाउंट था वो हमारा कांस्टेंट था। जैसे ही बैंक के प्रोसेस में आ गया ये, तो आपका पैसा क्या हो गया, चेंज होना शुरू हो गया, वो बढ़ना शुरू हो गया, 5% के रेट से वो लगातार बदल रहा है ना। तो Yes. जब अब हमने टी टाइम पर हमने रैंडम कोई टाइम ले लिया, हमने कहा चलो किसी भी क्षण पे, अब ये टाइम टी कुछ भी हो सकता है और टाइम कभी कांस्टेंट नहीं होता, टाइम हमेशा वेरिएबल होता है। तो आपके इस पी में चेंज आ रहा होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आप क्या लिखोगे, देखो इसको dp अपॉन dt, मतलब आपका p जो है वो बदल रहा है, यानी उसका डेरिवेटिव हो रहा है, डिफरेंशिएशन हो रहा है, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। अब ये जो डेरिवेटिव है ये किसके इक्वल होना चाहिए, हमें क्वेश्चन कह रहा है 5%, 5% ना, तो 5% जितना भी अमाउंट होगा आपका टी टाइम पर उसका 5%। तो मैंने क्या लिखा, देखो dp बाई dt इक्वल्स टू 5% ऑफ p। क्या आपको ये बात सही में आती है क्वेश्चन की जो मैंने लिखी हुई है? तो मैं आगे चलूंगा। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा एक काम करते हैं, 5 से पहले 100 को कैंसिल करते हैं, जरा वेरिएबल सेपरेट करके बताएं भाई जरा, डीपी के साथ कौन आएगा, डीपी के 1 साथ by p. 1 बाई पी आएगा और dt चला जाएगा उधर 1/20 कांस्टेंट के साथ। ऑलराइट, अब आपने क्या करना है, देखो डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार है, वेरिएबल सेपरेबल भी हो चुके हैं। अब आपने क्या किया, इंटीग्रेशन का साइन अप्लाई कर दिया। ये 1/p का इंटीग्रेशन बोल देना जरा, log p. Log P. p करेक्ट। उधर एक काम करते हैं 1/20 को बाहर निकाल लेते हैं। आप मुझे 1 का प्रिमिटिव बोलो, 1/20 तो बाहर हो गया, T. राइट टी, क्योंकि यहाँ पे dt है एंड प्लस सी, ये हमारा जनरल सॉल्यूशन हो गया। ठीक है जी, अब आपसे मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, मतलब कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन है इसलिए पूछूंगा। अगर हम
टी की वैल्यू 0 कर दे। हम मान लिया हमारा टाइम जो है वो 0 है, हमारा बैंक में पैसा अभी गया ही नहीं है, टाइम 0 है, मतलब अभी हमने प्रोसेस स्टार्ट ही नहीं किया। तो आप मेरे को बताएं इस पी की वैल्यू को कितना लेंगे फिर आप? 1000 1000 1000 परफेक्ट जवाब, 1000, परफेक्ट। क्योंकि जब आपने टाइम को 0 कर दिया तो आपका जो पी है ये तो इनिशियल अमाउंट हो जाएगा, अभी तो टाइम शुरू ही नहीं हुआ। क्योंकि आपको ये कंडीशन अपनी तरफ से यूज करके इसमें डालनी है। देखो, पी के प्लेस पर लॉग 1000, टी के प्लेस पर 0 आ गया यहाँ पे, एंड प्लस सी, तो ये आपका सी निकल आया। देखो इस कंडीशन को यूज करके सी को वापस डालो अपने सॉल्यूशन में, लॉग पी इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1/20 टी प्लस लॉग 1000। अच्छा, अब आप बताओ आपको अपनी रकम कितनी करनी है? सर 2000 log 1000 3 नहीं हो जाए? नहीं बेटा, वो 3 पता कब होता है? जब आपके log 1000 का बेस ना 10 होता है। अगर बेस 10 है तो ये 3 हो जाएगा। आपके जो लॉग चल रहे हैं ना, इन सबके बेस ई चल रहे हैं, तो ये 3 नहीं होगा इसमें कभी भी। ये नेचुरल लॉग है, ये नेचुरल लॉग का मतलब तो बेस हमने ई है। पीछे log 1 को 0 क्यों लिखा? लॉग 1 तो किसी भी बेस पर 0 होता है। लॉग 1 का बेस आप ए ले लो, आप लॉग 1 का बेस ई ले लो, आप लॉग 1 का बेस 5 ले लो, ये तो हमेशा ही 0 होता है। ओके ठीक है, log 1 विद एनी बेस ऑलवेज 0। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, मेरे को जो ये अमाउंट है ना जो बदल रहा है लगातार, मुझे ये 2000 चाहिए, तो मैंने इसको 2000 कर दिया। अभी पता चल जाएगा कितने समय में हुआ होगा ये 1/20 टाइम्स ऑफ टी सेम, और ये लॉग 1000 सेम। अभी मेरे को कोई बताए, ये लॉग 2000 में से लॉग 1000 माइनस करने हैं, कितने बच जाएंगे? log 2 श्योर? yes sir यस कैसे सर कैसे 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 किया आपने ये? divide हो जाएगा डिवाइड परफेक्ट जवाब। जब लॉग माइनस होते हैं तो वैल्यू डिवाइड हो जाती है, तो 2000 1000 से डिवाइड हो गया, लॉग 2 बचा। ये जो 20 बचा ये क्रॉस मल्टीप्लाई में इधर आ गया लॉग 2 के साथ, और इधर बचा खाली टी। ये लो जी, इतने ईयर्स के बाद आपका पैसा डबल हो जाएगा। अगर ये आपको लॉग 2 की वैल्यू देंगे बेस ई पर तो पुट कर लेना, नहीं तो इतने ईयर्स लिखकर आप छोड़ दोगे। ये एनसीईआरटी में दी हुई एप्लीकेशन है। क्या क्लियर है सबको? Yes, yes sir. sir तो भाई मैं आपको एक और दूंगा, आप मुझे एक और करके दिखा दो, फिर हम आगे चलेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो भाई। एप्लीकेशन देखो मुझे नहीं मालूम ये आएंगी नहीं आएंगी, एनसीईआरटी में गिवन है। अगर एनसीईआरटी में नहीं आनी होती है तो शायद ही कट करवा दी होती, लेकिन एक बात और भी है, करीब 15 साल तो हो गए कभी आई नहीं, मतलब 15 साल से तो मैं ही देख रहा हूँ। आप फटाफट से मुझे एक और क्वेश्चन जल्दी से करके दिखाना भाई, बहुत जल्दी से करना। इन अ बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेस, लगभग सेम क्वेश्चन दूंगा। इन अ बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेस एट द रेट ऑफ R% पर ईयर। R% मतलब आर नहीं दिया हुआ, पर ईयर, फुल स्टॉप। फाइंड द वैल्यू ऑफ आर, फाइंड द वैल्यू ऑफ आर इफ रुपीज 100, इफ रुपीज 100 डबल्स। इसमें देखो पता बता रहे हैं डबल हो जाएंगे आपके 100 रुपीज इट सेल्फ इन कितने साल में? 10 ईयर्स में। अगर आपका पैसा 100 रुपए का डबल हो गया है 10 साल में, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लग रहा होगा? अब यहाँ पे एक वैल्यू दी हुई है, नोट करो। लॉग 2 बेस ई पर वैल्यू दी हुई है 0.6931। सेम क्वेश्चन दिया है, ट्राई करके देखो जरा जल्दी से। एक और एप्लीकेशन करेंगे इसके बाद, बस फिर आगे चलेंगे।
6.931 is R. 6.931 ओके। अप्रॉक्स 7 भी बोल सकते हो आप इसे, 7% अप्रॉक्स हो गया। मैं चेक कर लेता हूँ। Yes. बिल्कुल जी यही आंसर आ रहा है 6.931%। भाई बाकी लोग बताएं, मेरे को जल्दी से नहीं आएगा तो कोई बात नहीं। हाँ मैं इसमें बता देता हूँ, रुको 1 मिनट का टाइम और दूंगा बस। तो यहाँ पे रेट को तो कांस्टेंट रेट करेंगे ना? हाँ रेट तो कांस्टेंट है, बैंक ने एक बार जो सेट कर दिया वो तो कांस्टेंट रहेगा हमेशा। आई थिंक सबको नहीं आ रहा होगा, तो मैं बस स्टार्ट करवाता हूँ, ठीक है? आप लोग भी स्टार्ट कर लो। सबसे पहले आप ये एज्यूम कर लो किसी भी टाइम टी पर आपका जो अमाउंट है वो पी है, ठीक है? सबसे पहले तो आपने ये एज्यूम कर लिया। फिर पी में लगातार चेंज आ रहा है तो उसका डिफरेंशिएशन हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में। चेंज किस हिसाब से है भाई? R% रेट लग रहा है, तो जितना भी पी होगा उसका R% कर दिया। जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमारा 5% था। अब उसके बाद क्या किया, डीपी के डिवाइड में पी रख दिया, उधर R/100 इधर ऐसी रहेगा कांस्टेंट है, और dt चला गया उधर क्रॉस मल्टीप्लाई में। फिर आपने बस इंटीग्रेशन का साइन लगाया। अब इंटीग्रेशन कर देते हैं इसका, तो सिंपल इंटीग्रेशन है, देखो 1/p का log p, उधर R/100 कांस्टेंट है बाहर आ गया, 1 का इंटीग्रेशन t एंड प्लस c। अब इसमें एक कंडीशन जो आपको खुद यूज करनी है वो यही रखनी, ध्यान रखना है, जब t 0 होगा तो आपका जो अमाउंट होगा वो इनिशियल अमाउंट 100 रुपए हो जाएगा। तो यहाँ पे p को रख लो 100, t को पुट कर दो 0, तो फर्स्ट टर्म 0 हो गई, खाली c। अब c की वैल्यू को वापस जाओ और इसी सॉल्यूशन में पुट कर दो, ठीक है? मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ ये वाला ताकि पेज टर्न ना करना पड़े। ये रब कर दिया है मैंने। ठीक है, अब हम वापस आते हैं सॉल्यूशन में। तो सॉल्यूशन हो जाएगा log p इज इक्वल्स टू R/100t एंड प्लस c, और c है हमारा log 100। ऑलराइट, अब ये कह रहे हैं आपका रकम डबल हो गया है, कितने साल में? 10 साल में। तो बताओ p को कितना पुट करना है, डबल करना है मुझे? 200. 200। तो ये हो गया देखो log 200, और r तो मेरे को मालूम नहीं है, और मुझे मालूम है कि 10 साल में हुआ है, तो इंटू 10 एंड प्लस log 100। देखो बिल्कुल सेम ही तो कैलकुलेशन आ रही है। ये वाला log 100 इधर जाके माइनस हो गया log 200 में से, तो log 200 माइनस log 100 कितने लिख दूं भाई? log 2। log 2, और उधर आपका रह जाएगा 0 0 कैंसिल करके R/10। अब ये हमारा आंसर आ गया R इज इक्वल्स टू 10 log 2। अब ये हमें log 2 की वैल्यू दे रहे हैं तो हम रख लेंगे, ये हमको 10 log 2 की वैल्यू दे रहे हैं, बेस e पर 0.6931 10 मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 6.931% इतना बैंक इंटरेस्ट पर ईयर दे रहा होगा। बिल्कुल सेम क्वेश्चन था, बिल्कुल सेम, कोई फर्क नहीं था। बस इसमें है कि अमाउंट डबल करके दिया हुआ है, 10 साल में बोल रहे हैं हो जाएगा। तो आर पूछ रहे थे, पिछली बार आर गिवन था तो हमने टाइम निकाला था। गॉट इट? Yes, sir. Yes, sir. ओके, Yes, sir. तो देखो एक टाइप तो ये हो गई, ठीक है? अब एक टाइप और करते हैं इसमें। अब आप डालो थर्ड एप्लीकेशन इसमें, थर्ड क्वेश्चन। एनसीईआरटी में सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं ये। अब इसमें थर्ड टाइप ये आती है, जैसे आप क्वेश्चन लिखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व
कर्व की इक्वेशन निकालिए पासिंग थ्रू, वो एक पॉइंट से पास करता है, पॉइंट लिख लो आप, 0, -2, गिवन दैट, एक कंडीशन गिवन है, गिवन दैट एट एनी पॉइंट x, y, कर्व के ऊपर एक पॉइंट है, एट एनी पॉइंट x, y, the product of the slope of the tangent, the product of the slope of the tangent and y coordinate is equal to the x coordinate of the point. Is equal to the x coordinate of the point. क्वेश्चन पढ़ के ऐसा लगता है टेंजेंस नॉर्मल्स का क्वेश्चन आ गया, लेकिन टेंजेंस नॉर्मल्स के क्वेश्चन में कभी भी कर्व की इक्वेशन नहीं पूछी जाती थी। कर्व की इक्वेशन तो होती थी, हम टेंजेंट या नॉर्मल में से किसी की इक्वेशन बनाया करते थे। y square is equal to x square minus 4. अरे आपने तो कर भी दिया, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू x स्क्वायर -4। हाँ सर, माइनस। एक बार चेक करो, +4 आ रहा है। देखो बड़ा सिंपल है, मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ, बहुत टाइम नहीं लगाते ना। आप पहले तो याद करो, आप टेंजेंट का स्लोप निकालने के लिए क्या करते थे? जब टेंजेंट्स नॉर्मल चैप्टर हम करते थे तो टेंजेंट्स का स्लोप कैसे निकाला करते थे? हम क्या चीज फाइंड करते थे? dy/dx। बिल्कुल ठीक। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? आपका कोई कर्व है, उसके ऊपर एक पॉइंट है x, y, हमने कहा ठीक है, वहां पे टेंजेंट टच करेगी तो उसका जो स्लोप होगा तो वो स्लोप होगा dy/dx। वो कहते हैं इसका प्रोडक्ट लो y कोऑर्डिनेट के साथ, लो जी y मल्टीप्लाई कर दिया, ये इक्वल होगा x कोऑर्डिनेट के, लो इक्वल टू x कर दिया। इतनी सी बात को वो इतनी लंबी लैंग्वेज में बोल रहे हैं। प्रोडक्ट किस किस का लिया हमने? dy/dx का और y का। कि क्वेश्चन कह रहा है टेंजेंट का स्लोप और y कोऑर्डिनेट का प्रोडक्ट जो होगा वो इक्वल टू करना है x के। जरा वेरिएबल को सेपरेट करके इंटीग्रेशन कर देना जल्दी से, कितना छोटा सा इंटीग्रेशन है, और वेरिएबल सेपरेट भी देखो कितने आसानी से हो जाएंगे, थोड़ा जल्दी। डन सर। ठीक है, वेरिएबल सेपरेट ऐसे भी होंगे, चेक करो, y dy इज इक्वल्स टू x dx, है ना। फिर आपने दोनों साइड पे इंटीग्रेशन का साइन भी लगा दिया होगा, ये y स्क्वायर अपॉन 2 और उधर x स्क्वायर अपॉन 2, और प्लस c कहीं भी कर सकते हो, हम लोग यहाँ कर देते हैं। ये आपके कर्व की इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन बना के उससे निकली है। अभी बताओ इस पॉइंट का क्या करें? 0, -2। और इसे पुट करके c की वैल्यू निकाल लेंगे। बिल्कुल सही। देखो कर्व की इक्वेशन है, और कर्व अगर इस पॉइंट से पास कर रहा होगा तो ये पॉइंट कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो कुछ नहीं करना आपने, बस y के प्लेस पर -2 रख दो, -2 का स्क्वायर 4, 4/2 2 हो गया, इक्वल टू यहाँ पे x को 0 रख दो तो आपको c मिल गया, c की वैल्यू 2। अब c की वैल्यू 2 यहाँ लाके छोड़ दो, आंसर को सॉल्व करना है कर लेना, बाकी मर्जी है। y² इज इक्वल्स टू x² एंड +2। एलसीएम ले लो इधर 2, फिर 2 से 2 नीचे नीचे काट देना, तो आपका आंसर हो जाएगा y² इक्वल टू x² + 4। भाई बोलो, जल्दी बोलो बच्चों, यस नो कुछ बोलो। यस सर। यस सर। Yes, sir. Yes, sir। ठीक है जी, तो ये हो गई हमारी दूसरी टाइप की एप्लीकेशन। ये भी क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही है वैसे, तो कर्व की क्वेश्चन पूछी जाती है। ठीक है, अब मैं आगे चलूंगा। अभी मैंने थोड़ा सा ना आपको आइडिया दे दिया है, कि एक और करवा दो कहो तो, या आगे चले? बोलो सर करा यस दो। सर, करा दो। चलो ये वाली ट्राई करना, ये बच्चों से होती नहीं है वैसे तो। लिखना द वॉल्यूम of a spherical balloon, the volume of a spherical balloon, मतलब स्फीयर की शेप में एक बलून है, उसका जो वॉल्यूम है, being inflated
being inflated changes at a constant rate. Changes at a constant rate. अगर मैं इतना क्वेश्चन दूं तो आप समझ जाओगे क्या बोलना चाह रहे हैं ये आपको। एक स्फेरिकल बलून है, उसका जो वॉल्यूम है वो इन्फ्लेट होने की वजह से चेंज होता है। इन्फ्लेट मतलब उसमें गैस भर रहे हैं, हवा भर रहे हैं, तो वो चेंज हो रहा है उसका वॉल्यूम एट अ कांस्टेंट रेट, और कांस्टेंट रेट से चेंज हो रहा है। इस लाइन को पढ़कर आप कुछ डेरिवेटिव में कुछ बना सकते हो। क्वेश्चन बाद में बोलूंगा मैं। dv by dr dv by dt dv by dt, यस। वॉल्यूम चेंज हो रहा है टाइम के रेस्पेक्ट में। और बताओ ये रेट किसके इक्वल दिया हुआ है? constant. कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, लेट्स से k कह सकते हैं, राइट। अच्छा, पहले क्वेश्चन को आगे लिख लो। चलो, आपने ठीक पकड़ा, लेकिन यही कह रहा है क्वेश्चन। आगे लिखो। if initially its radius is 3 units, मतलब शुरुआत में इसकी जो रेडियस है वो 3 यूनिट थी। इनिशियली रेडियस इज 3 यूनिट्स एंड आफ्टर 3 सेकेंड्स, जब हमने 3 सेकेंड के बाद इसको देखा इन्फ्लेट करने के बाद, आफ्टर 3 सेकेंड्स इट इज 6 यूनिट्स। तो 3 सेकेंड के बाद पता चला वो 6 यूनिट हो गई है। तो अब आपको ही पता लगाना है, फाइंड द रेडियस। फिर से आप रेडियस पता लगाएं एट आफ्टर टी सेकेंड्स। अगर टी सेकेंड बीत जाएंगे तो टी सेकेंड बीतने के बाद उसकी रेडियस क्या होगी। अब देखो, जब बलून को फुलाया जा रहा होगा तो हर सेकंड, हर पल उसके वॉल्यूम में चेंज आ रहा होगा। सोचो, जब जब बैलून फूल रहा होगा, है ना। तो अब 3 सेकंड के बाद देखा तो वो 6 हो गई है। शुरू में जबकि 3 थी, उसके बाद जब पता चला 30 सेकंड्स के बाद कितनी हो जाएगी, तो ये पता लगाओ भी। सर स्फीयर की वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता था? स्फीयर का वॉल्यूम नोट कर लो, 4/3 पाई आर क्यूब। यस। हाँ, डीवी बाई डी टी आपको के दिया हुआ है, ये कंफर्म है। ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है। देखो कितनी छोटी सी डिफरेंशियल इक्वेशन है, और आराम से वेरिएबल सेपरेट करके इंटीग्रेशन भी हो जाएगा। वेरिएबल सेपरेट करने में है ही क्या, dt को सामने पहुंचाना है बस। dv इज इक्वल्स टू के dt, और इंटीग्रेशन का साइन लगाना। हाँ जी, आ रहा है किसी को? yes sir. एक बार ट्राई कर लो, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, बता दो, थोड़ा सा ट्राई करो। हाँ जी, नोबडी? सर एक मिनट और। Forty four pi 44 पाई आफ्टर टी यूनिट्स, ओके, मतलब टी सेकंड्स के बाद। नहीं भाई, आंसर तो बहुत अलग आ रहा है। कराऊं बच्चों, बताओ? यस सर। ठीक है, देखो
हमको दिया हुआ था dv इज इक्वल्स टू k dt, ठीक है, ये हमने वेरिएबल सेपरेट कर लिए और इंटीग्रेशन कर दिया, तो इधर 1 का इंटीग्रेशन भी हो गया ना, और इधर k को बाहर निकाल लिया और 1 का इंटीग्रेशन इधर t हो गया। Sir, is it 11/3 cube root? एक बार फिर से बोलो मिशिता। 11/3 का cube root? नहीं नहीं नहीं, एक बात बताओ ना, आफ्टर t सेकंड बाद आपकी रेडियस कांस्टेंट कैसे हो सकती है? t सेकंड के बाद रेडियस मतलब into इन टर्म्स ऑफ t होगी, अगर होगी तो भाई वो तो अभी चल रहा है ना टाइम, तो t में सेकंड्स के बाद, चलो मैं आपको करके दिखाता हूँ, देखो आप चेक करो। अब जो ये जो वॉल्यूम है, मैंने इंटीग्रेशन तो कर दिया, डिफरेंशियल इक्वेशन बना के इंटीग्रेशन कर दिया, वॉल्यूम मैंने पुट कर दिया, ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल्स टू के टी प्लस सी। अभी बताओ, उसने बोला इनिशियली रेडियस 3 यूनिट है, अब इनिशियली में टी कितना लूं? इनिशियली 0। अभी टाइम जब शुरू नहीं हुआ, हमने उसको इन्फ्लेट करना नहीं शुरू किया है, अभी उसकी रेडियस जो है वो 3 है, तो हमने t को 0 रखना है और r को 3 रखना है। पहले रखते हैं, देखो 4/3 पाई, इधर ये 3 का क्यूब रख दिया, इधर हमने t को 0 पुट कर दिया, तो हमारा यहाँ पे c रह गया, c हमारा आ गया सॉल्व करके 36 पाई हो गया, राइट। अभी 36 पाई को आपने वापस यहीं रख दिया, वापस इसी जगह पर आ गए, 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल्स टू के टी एंड प्लस 36 पाई। अच्छा अब बताओ, जब आपके 3 सेकंड बीत गए थे, 3 सेकंड के बाद यानी t जब 3 हो गया था, तो r कितनी दी हुई है? 6 दी हुई है, तो आपने लिखा when t is 3 r is 6। फिर से इसी सॉल्यूशन में आओ वापसी, 4/3 पाई 6 का क्यूब कर लो इधर, और उधर यहाँ पे t के प्लेस पर पुट कर लो 3, तो ये हो जाएगा 3k, क्योंकि k तो पता नहीं है। अब यहाँ से देखो हमें k मिल जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 216 को आप 3 से डिवाइड कर लो, 72 4 जा कर लो, 288 पाई, तो ये हो गए भाई सॉल्व करके। 288 पाई में से माइनस करो 36 पाई, उधर बचे आपके 3k। 84 पाई। नहीं नहीं नहीं, अभी भी बता रहा है 252 पाई, ये 3k की वैल्यू है, डिवाइड 3 करो, ये k की वैल्यू है, k की वैल्यू आ रही है। अच्छा k की वैल्यू बता रहे थे आप 84 पाई, यस सर। ठीक है, मुझे लगा आप आंसर बता रहे हो। k की वैल्यू आ गई 84 पाई। भाई यहाँ तक बताओ क्लियर है क्या? Yes, sir. यस दो, सर। देखो दो कंडीशन थी, एक में हमने इनिशियली रेडियस को 0 रखा टाइम को, और रेडियस को रखा 3, और फिर बाद में हमने रेडियस को रखा 6 और t को रखा 3, तो हमारा उससे c भी आ गया और k भी आ गया। अब फाइनली मैं थोड़ा सा वाला रफ कर देता हूँ, ये स्टार्टिंग वाला। फाइनली आपका सॉल्यूशन क्या तैयार हुआ भाई? आपका सॉल्यूशन तैयार हुआ 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल्स टू, k पुट करो यहाँ पे 84 पाई इंटू टी एंड प्लस 36 पाई। अब आपको रेडियस निकालनी है आफ्टर t सेकेंड्स, तो इसका मतलब यहाँ से r की वैल्यू निकालनी है, और जबकि आपको t को t रखना है, तो सॉल्व कर लेते हैं। इसमें से देखो 4 पाई मुझे कॉमन आता हुआ नजर आ रहा है, तो यहाँ पे रह जाएगा 21t प्लस 9। क्यों लिया मैंने 4 पाई कॉमन? क्योंकि मैं आमने सामने इसको कैंसिल करने जा रहा हूँ, ये मेरा 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया। अब इस 3 को भेजो सामने क्रॉस मल्टीप्लाई में ब्रैकेट के अंदर, तो आपका r क्यूब आ जाएगा 63t प्लस 27, लेकिन ये r क्यूब होगा और मेरे को r निकालने के लिए इस पे अप्लाई करना पड़ेगा क्यूब रूट। ये जो लिखा है मैंने, ये इसका फाइनल आंसर है, ये वाला। आफ्टर t सेकंड जो रेडियस होगी वो 63t प्लस 27 का क्यूब रूट होगी। आया क्वेश्चन सही में? यस सर। एनसीईआरटी में गिवन है, कभी आए नहीं है, लेकिन नॉलेज के लिए दिए हुए, तो आप लोग भी सिखा दिया, आपको आएंगे तो कर लेना। डन हो गया? सर ऐसा सर कोई एक मिसलेनियस में भी है ना? हाँ, बिजनेस में है इसकी एप्लीकेशन। ओके सर। ओके, अब थोड़ा सा बताया था मैं आपको बस आज का। मैं आपको ना एक आज स्पेशल टाइप बताने जा रहा हूँ जो मैंने बनाई है, मतलब किसी बुक में नहीं है। स्पेशल टाइप, ये मेरी बनी हुई टाइप है, ठीक है, बुक में ढूंढना मत, किसी भी फॉर्म में नहीं मिलेगी। स्पेशल टाइप में आपको इसलिए बोल सर रहा हूँ, नाम क्या है?
कोई नाम नहीं है, बस स्पेशल टाइप डाल दो। सर फिर बनाओ ना अपने नाम। अच्छा नाम डाल दो इसमें, एलवी स्पेशल टाइप। अच्छा सुनो, आपका ना काफी क्वेश्चन आसान लगेंगे फिर। वैसे बताऊं 9.5 के कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने स्पेशल टाइप बना के अलग से बना दी है। एनसीईआरटी के हिसाब से चलोगे तो पता नहीं चलेगा आपको, उसमें क्वेश्चन है। देखो ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन होंगी जिसमें आपको कहीं भी y अपॉन एक्स नजर आएगा, कहीं पे भी। मैं आपको बताता हूँ कहाँ नजर आएगा, लॉग के अंदर, e टू दी पावर में, साइन का एंगल, कहीं भी अगर y अपॉन एक्स नजर आता है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, y अपॉन एक्स को t मानेंगे, ठीक है। उसके बाद आप y की वैल्यू को लिखेंगे t इंटू एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे, dy अपॉन dx, इसमें लगाएंगे प्रोडक्ट रूल क्योंकि t कांस्टेंट नहीं है। जैसे t को छोड़ा x का 1, फिर x को छोड़ा t का dt बाई dx। ये तीनों वैल्यू आप अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। ऑलराइट, अच्छा अब कई बार क्या होगा, y अपॉन एक्स नहीं होगा भाई, x अपॉन वाई होगा। अगर x अपॉन वाई हुआ तो आप इसको t मान लेना, फिर x की वैल्यू को लिख लेना t इंटू वाई, बिल्कुल रिवर्स हो जाएगा। फिर x का डिफरेंशिएशन करना विद रिस्पेक्ट टू y, जैसे t को छोड़ना y का कर लेना, y का 1 हो जाएगा। फिर प्लस y को छोड़ना t का कर लेना dt अपॉन dy। ये दो चीजें हम कई सारे क्वेश्चन करेंगे, मैं आपको सारे क्वेश्चन ऐसे दूंगा जिसमें आपको या तो y अपॉन एक्स दिखाई देगा या x अपॉन वाई दिखाई देगा। आप जल्दी से नोट कर लो इसको, स्पेशल टाइप है ये। और फिर क्वेश्चन देखो जरा इसके। नोटेड सर। ठीक है, मैं आपको पहला क्वेश्चन दिखाता हूँ, देखो। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पल का है। मैं पेज ये थोड़ा नोट कर लिया, मैं टर्न कर लूँ पेज। Yes, sir. अच्छा, किसी का छूट जाए तो बता देना भाई। तो ये स्क्रीन पे कौन लिख रहा है, बंद कर दीजिए। देखो सॉल्व, एग्जाम में लिखा हुआ था सिर्फ सॉल्व, कभी भी फॉर्म का नाम नहीं बताएंगे आपको। y इंटू ई रेज टू दी पावर x अपॉन वाई dx इज इक्वल्स टू x इंटू ई रेज टू दी पावर x अपॉन वाई प्लस वाई स्क्वायर dy। अब ये आ गया एग्जाम में, मान लो क्वेश्चन। तो आपने क्या देखा, आपने देखा भाई यहाँ तो ये x अपॉन वाई नजर आ रहा है आपको, e टू दी पावर में दोनों जगह पे नजर आ रहा है। तो आपने कुछ नहीं सोचना, मेरे कहने का मतलब कुछ नहीं करने का मतलब आपने करना है लेकिन सोचना नहीं है। आपको मालूम है कि इस क्वेश्चन में क्या करना है, x अपॉन वाई को सबसे पहले t मानो, ठीक है। दैट इंप्लाइज का साइन बनाओ, x को लिखो टी वाई, फिर दैट इंप्लाइज का साइन बनाओ, फिर x को डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू y, सामने लगा दो प्रोडक्ट रूल, t को छोड़ा y का 1, y को छोड़ा t का dt अपॉन dy। सबसे पहला काम आपने ये कर लिया। इतना क्लियर है तो बताएं भाई, Yes, sir. Yes. इतना क्लियर है। अच्छा अब क्या करेंगे, आप अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन से पहले dx अपॉन dy बनाएंगे। बड़ा आसान है, देखो ये dx है ना, इसको यहीं रोक लो, और वो जो सामने वाला dy है उसको इसके ब्रैकेट डिवाइड में डाल दो। अब उधर क्या शिफ्ट हो जाएगा, x e टू दी पावर x अपॉन y प्लस वाई स्क्वायर, और उसके डिवाइड में शिफ्ट हो जाएगा y इंटू ई टू दी पावर x अपॉन y। इतना बोलो, दूसरे स्टेप में होगा अपने सॉल्यूशन के। क्या ये क्लियर है? Yes, sir. यस सर। अच्छा अब आपने क्या करना है, जितनी वैल्यू आपने फर्स्ट लाइन में लिखी है सारी की सारी इसमें एक साथ डाल दो। शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले नजर आया dx अपॉन dy, हटाओ इसको, इसकी जगह पर ये आएगा। एक्चुअल में क्या होने जा रहा है, x का खात्मा होने जा रहा है क्वेश्चन से, x नजर नहीं आएगा आपको। t प्लस वाई dt अपॉन dy, ये तो आ गई dx बाई dy की वैल्यू। सामने चलो, ये x है, x की वैल्यू देखो ये रही ty। उसके बाद e टू दी पावर, ये x अपॉन y है, इसके प्लेस पर t, फिर ये प्लस का y स्क्वायर, फिर डिवाइड में आ जाओ, y तो y रहेगा और ये e टू दी पावर t। इतना बोलो क्लियर है? Yes, sir. यस सर। आपने देखा, देखो इसमें से x गायब हो गया। अच्छा बेसिक अलजेब्रा शुरू करनी है। अब बताइए, अब ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म बनने जा रही है, देखो बड़े आराम से वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे। मुझे यहाँ से ऊपर से देखो y कॉमन आता हुआ नजर आ रहा है, ये y कॉमन, ये y के स्क्वायर में से y कॉमन, और ये नीचे वाला y कैंसिल। समझ जाओगे वाला स्टेप? Yes, sir. भाई मैंने y कॉमन लेके कैंसिल कर दिया बस। अभी क्या करो, सबसे पहले इस t को उधर भेजो माइनस में, तो यहाँ पे रह गया y dt अपॉन dy, यहाँ तो ये रह गया, उधर रह गया था t e टू दी पावर t प्लस y अपॉन e टू दी पावर t माइनस t, ये प्लस t इधर आके माइनस t हो गया। एलसीएम ले लो इसका,
ये आ गया t e टू द पावर t प्लस y माइनस e टू द पावर t इंटू t अपॉन e टू द पावर t। यहाँ पर चल रहा है y dt अपॉन dy। अब देखना इसमें कैंसिल हो गया, कैंसिल करो, अच्छी बात है। सबसे मजेदार आता है कैंसिल करने में, सबसे मजा आता है। कैंसिल हो गया। अभी बचा हुआ एक काम करो, जो बचा कुछ आए ना जरा इसे नीचे लिखो अपने आप और जरा वेरिएबल सेपरेट करके इंटीग्रेशन करके बताओ मेरे को। अब कुछ नहीं बचा क्वेश्चन में। dt और dy दो वेरिएबल हैं, दोनों को सेपरेट करो, दोनों के वेरिएबल्स को सेपरेट करो और मुझे इंटीग्रेशन करके बताओ। e to the power t plus c is e equal to the y power by t is equals to y plus ठीक है, सी कहीं भी ऐड कर लेना, अपनी मर्जी है। तो आपका मेन सॉल्यूशन ये आ रहा है, चेक कर लो सब लोग, e टू दी पावर t प्लस c इक्वल टू y। और बस अब इसमें t को रिकॉल कर लो जो आपने माना था। So मेरा e to the power t is equal to y plus c. हाँ, c को कहीं भी ऐड कर लो, आपकी मर्जी होती है। c को आप कहीं किसी भी जगह पे ऐड कर सकते हो। तो देखो हमारे लिए क्वेश्चन कितना आसान है। अदरवाइज ये क्वेश्चन वैसे एनसीईआरटी मिसलेनियस का क्वेश्चन है ये, तो अगर नहीं हुआ तो एक बार देख लो। मैं वेरिएबल सेपरेट कर रहा हूं मैं। ये जो dt है इसके साथ ये पहुंचेगा e टू दी पावर t, ये अकेला बचा है क्योंकि बाकी सब t कैंसिल हो गए। बताओ इतना तेज वो चला रखा है डी दैट, नीचे बाहर चल रहा है शादी का, फिर घर के शीशे खड़क रहे हैं। e टू दी पावर t dt। कई बार रात को रात निकलती है, पूरे आँख खुल जाती है, इतना तेज डायरेक्ट चलाते हैं। भाई घर के भी जाके रात में रखना है। ये लो जी, ठीक है। ये देख लो भाई वेरिएबल सेपरेट हो गए हैं, dy उधर चला गया है y के पास, है ना, और ये y उधर डिवाइड में आ गया है, उधर आपका आ गया e टू दी पावर t dt। अब इसमें काम करते हैं ना, ये भी कैंसिल करो। देखो इंटीग्रेशन कितना नॉर्मल लेवल का बना है। e टू दी पावर t का प्रीमिट e टू दी पावर t, उधर 1 का y हो जाएगा एंड प्लस c जो हमने यहाँ कर दिया, हमारी मर्जी है। बताओ क्लियर है? yes sir Yes sir. ठीक है भाई, थोड़ा सा देखो काम आपको भी करना है क्योंकि हम थोड़ा सा स्लो चल रहे हैं मेरे ख्याल से। तो अभी कोर्स काफी बचा हुआ है और मैं छोड़ नहीं सकता कोई भी चीज को, तो सारी चीज सिखानी भी है। थोड़ा आप लोग भी क्वेश्चन ट्राई करना, मैं आपको दे रहा हूँ इसी टाइप के क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है। x अपॉन y और y अपॉन x नजर आएंगे आपको। y अपॉन x नजर आए तो y अपॉन x को t मानो, x अपॉन y नजर आए तो उसको t मानो। ये लो पहला x dy by dx, x dy by dx is equals to y minus x tan y upon x। देखो ये नजर आया y upon x। जैसे ही नजर आया आपको समझ में आ जाना चाहिए एग्जाम में, अच्छा y upon x को t मानने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। एक ये नोट करो, दूसरा नोट करो, थोड़ा सा काम आसान हो जाएगा ना एक हिसाब से। फिर ये 2y, ये e टू दी पावर x अपॉन y, ये कुछ कुछ वही है जो भी किया है, फिर dx, फिर प्लस ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर y माइनस 2x e to the power x upon y bracket close dy is equals to 0। ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, बोर्ड में 2 बार आया हुआ है। उसके बाद एक और लिखो, 4 दे देता हूँ बस आपको, x dy upon dx, फिर साइन, फिर यहाँ पे साइन के एंगल से पता चला कि y upon x को d मानना है। देखो y upon x प्लस x माइनस y साइन y upon x is equals to 0। और एक लास्ट x e to the power y upon x, फिर से y upon x आया इसमें, माइनस y sin y upon x प्लस x dy by dx sin y upon x and is equal to 0। ये 4 आपको ट्राई करने हैं जरूर। सर कभी ऐसे होता है कि मतलब एक जगह y by x है, एक जगह x by y है? अगर ऐसा हो तो किसी भी एक को t मान लेना, दूंगा आपको क्वेश्चन ये वाला भी। ओके सर। अगर ऐसा हो ना तो किसी को भी आपको मन करे उसको t मान लेना। तो मान लो आपने y अपॉन x को t ले लिया, तो जो x अपॉन y यहाँ पे होगा ना, वहाँ 1 अपॉन t लिख देंगे हम उसको। ओके सर। ठीक है जी, ये आप 4 ट्राई करेंगे भाई जरूर। नेक्स्ट क्लास हाइब्रिड लूंगा, जो भी आना चाहे, जैसे साहिल, तुषार, दिशांत वगैरह आते तो आ जाना। केशव, noted। ओके जी, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। Thank you sir. ओके जी, जय हिंद, Thank टेक you, केयर sir. एवरीबॉडी। ओके जी, जय हिंद, जय हिंद।